प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की समिति व्यवस्था की तुलना। कमेटी सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का है और ब्रिटेन में किस प्रकार का है। इन दोनों देशों में समिति व्यवस्था की तुलना को आज हम ठीक से समझाएंगे। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में समिति व्यवस्था के ऊपर 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में जो समिति व्यवस्था है, इस समिति व्यवस्था के संदर्भ में अलग से 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की समिति व्यवस्था में क्या अंतर है, इस अंतर पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं ये और बताना चाहूँगा, डियर स्टूडेंट्स, मेरा मूल लक्ष्य एक ही है कि मैं राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस को वीडियो क्लास के माध्यम से मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक पहुंचाऊं। कारण कि मैंने देखा है विद्यार्थी राजनीति विज्ञान जैसे विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में मैंने विशेषकर महाविद्यालयों के अंतर्गत भी विद्यार्थियों से कई बार ये बातें पूछी कि आप मुझे बताइए, क्या आप राजनीतिक अर्थ ठीक से जानते हैं? तो विद्यार्थियों ने इसका ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने केवल इसी ही बात को लेकर के ये लक्ष्य बनाया था कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, जिससे मेरे विद्यार्थियों को किसी भी रूप की कोई परेशानी ना आए। मेरा लक्ष्य राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए, राजनीति विज्ञान को एक स्वामी विज्ञान मानते हुए, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को गंभीरता से, गहराई से, इसके अंतःस्थल में जाकर राजनीति विज्ञान रूपी समुद्र में गोते लगाकर, तैरकर, डूबकर मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे तरीके से राजनीति विज्ञान को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका तथा ब्रिटिश समिति व्यवस्था की तुलना। भाई, वास्तव में समिति व्यवस्था की तुलना हम अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों देशों की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही देशों की समिति व्यवस्था के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए मैं पहले अमेरिका और ब्रिटेन की समिति व्यवस्था की तुलना आपको समझा रहा हूँ। इसी के साथ में मैं जितने भी सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, मतलब प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, मैं सभी राज्य व्यवस्थाओं को आपको ठीक से समझाऊंगा। पहली जो इसकी तुलना या अंतर है वो है शक्तियों संबंधी अंतर। अर्थात वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की समितियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं या ब्रिटेन की समितियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं। सबसे पहले हम इस अंतर को समझेंगे। तो पहला बिंदु बनाए शक्तियों संबंधी अंतर। शक्तियों संबंधी अंतर क्या है भाई, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में, इधर आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या विधि निर्माण के जो चरण होते हैं, उन चरणों में मैं विधि निर्माण के जो चरण हैं अमेरिका में, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, ध्यान दीजिएगा।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि निर्माण का जो पहला चरण है वह पहला चरण कहलाता है प्रथम वाचन या विधेयक प्रस्तावित करना। विधेयक प्रस्तावित करना या प्रथम वाचन, पहले इसको समझिएगा आप। प्रथम वाचन मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। कहाँ? यदि वह हित विधेयक है तो प्रतिनिधि सदन में भेजा जाएगा, बाकी अन्य विधेयक किसी भी सदन में मतलब प्रतिनिधि सदन या सीनेट में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि निर्माण का जो अगला चरण है वो है समिति स्तर, मतलब प्रथम वाचन के बाद में विधेयक को समिति के पास में भेजा जाएगा। अब इस बात को हमें समझना है पहले बिंदु के माध्यम से। क्या समिति के पास में भेज दिया गया? अब यहाँ समिति के पास में भेजने के बाद में अब समझना है, समिति के पास में भेजने के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्थायी समितियां हैं जिनकी संख्या 19 है, वो स्थायी समितियां इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि उन्हें विधेयक का प्रारूप, विधेयक का सिद्धांत, विधेयक की बातें पसंद नहीं हैं तो वो स्थायी समितियां उन विधेयकों को अपने पास रख लेती हैं और वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में समितियों के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो विधेयक को वापस भेजें, नहीं, यदि समितियां चाहें तो विधेयकों को समाप्त कर सकती हैं अपने पास रख करके। तो इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में समितियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो चाहें तो विधेयक को समाप्त कर सकती हैं। समझ रहे हैं? जबकि ब्रिटेन में स्थिति दूसरी है। ब्रिटेन में क्या है, इधर आइए। ब्रिटेन में क्या होता है कि विधि निर्माण का जैसे जो प्रक्रिया है, चरण है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगा ब्रिटेन के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन यहाँ तो समझिएगा कि ब्रिटेन में प्रथम वाचन मतलब पहले विधेयक को प्रस्तावित कर दिया जाएगा, प्रथम वाचन होगा, उसके बाद में इसका दूसरा वाचन होगा। क्या होगा? इसका दूसरा वाचन, और दूसरे वाचन के बाद में ब्रिटेन में समिति के पास में विधेयक को भेजा जाता है। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। क्या? द्वितीय वाचन के बाद में विधेयक को समिति के पास में भेजा जाता है। विधेयक को समिति के पास में भेजा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मतलब द्वितीय वाचन के बाद, जबकि अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद में ही समिति के पास में भेज दिया जाता है। अब यहाँ स्थिति क्या है, ये समितियां कितनी शक्तिशाली हैं ब्रिटेन में? भाई ब्रिटेन में समिति स्तर पर विधेयक को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि समितियों को, चाहे उसमें संशोधन ही किया हो विधेयक में, समितियों को विधेयक को वापस प्रस्तुत करना पड़ता है। ब्रिटेन में समिति स्तर पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समितियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जबकि ब्रिटेन में इतनी शक्तिशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में समिति स्तर पर विधेयक समाप्त भी किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में समिति स्तर पर विधेयक समाप्त नहीं होता है, उसे वापस भेजना पड़ता है, जबकि अमेरिका में वापस भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? शक्तियों संबंधी अंतर। तो समितियां कहाँ शक्तिशाली हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है केसी व्हीयर क्या कह रहे हैं, ये कोटेशन एग्जाम पूछ ली जाती है। क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड को यदि संसदीय व्यवस्थापन गौरव है, क्या इंग्लैंड को यदि संसदीय व्यवस्थापन पर गौरव है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में समिति व्यवस्थापन है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो समिति व्यवस्था है वो गर्व की बात है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्थापन पर गर्व किया जाता है, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में समिति व्यवस्था पर गर्व किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो ब्रिटेन है वो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता है, जनक है। नहीं, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है सभी संविधानों की जननी कौन सा देश? ब्रिटेन है। अलिखित
संविधान कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की जननी कौन है? ब्रिटेन है। मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की जननी कौन है? ब्रिटेन है। प्रधानमंत्री पद का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। तो कितनी ही बातें हैं, ये नोट कीजिएगा। तो ये हो गया पहला शक्तियों संबंधी अंतर। आगे बढ़े, दूसरा अंतर है संख्या संबंधी अंतर। मतलब जो समितियां हैं, जिसमें विशेषकर हम स्थायी समितियों को लेते हैं, स्थायी समितियों की संख्या के संबंध में भी दोनों देशों में अंतर है। क्या अंतर है? ब्रिटेन में जो संसद है, संसद के 2 सदन है ब्रिटेन में, द्विसदनीय व्यवस्था अपिका है ब्रिटेन में। मतलब द्विसदनीय व्यवस्था अपिका के सिद्धांत को अपनाया गया ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी। तो ब्रिटेन में जो संसद है, संसद के 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। तो ब्रिटेन में लोक सदन में केवल 5 स्थायी समितियां हैं, केवल 5 स्थायी समितियां हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। और जो ये व्यवस्थापिका है यह द्विसदनीय है। मतलब अमेरिका में भी व्यवस्थापिका में 2 सदन है। कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, उसका नाम है प्रतिनिधि सदन। और इस प्रतिनिधि सदन में स्थायी समितियों की संख्या 19 है, जो कि 1948 के क्या कह रहा हूं, 1948 के विधायिका पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा तय की गई है। क्या कह रहा हूं मैं? 1948 में विधायिका पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थायी समितियों की संख्या 19 कर दी गई है। जबकि इससे पहले वास्तविक रूप में 1927 में स्थायी समितियों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 61 निश्चित की गई थी। और इससे पहले प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में देखें तो प्रतिनिधि सदन में केवल 5 ही स्थायी समितियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 19 स्थायी समितियां हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से ये अंतर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी समितियों की संख्या ज़्यादा है, जबकि ब्रिटेन की संख्या केवल 5 है। तो यहाँ पर ब्रिटेन में कितनी है स्थायी समिति की संख्या लोक सदन में? 5, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में स्थायी समितियों की संख्या 19 है। तो ये क्या हो गया? संख्या संबंधी अंतर। तीसरा, समितियों के गठन संबंधी अंतर। मतलब समितियों का गठन किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को लेकर भी दोनों देशों की समिति व्यवस्थाओं में अंतर है। क्या अंतर है? मैंने नोट कर दिया यहाँ कि दल के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा समितियों का गठन किया जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन में दल के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति, पहले चयन समिति गठित की जाएगी, चयन समिति द्वारा इसके अंतर्गत जो है समितियों का गठन किया जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। और अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में, ध्यान दें, प्रतिनिधि सभा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस या व्यवस्थापिका का प्रथम सदन, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा में दोनों दलों के, भाई अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था है। 2 दल कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा में दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो ये भी अंतर हो गया। चौथा क्या है? समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में वरिष्ठता संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में वरिष्ठता संबंधी अंतर भी है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में जब समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 5वां है, ब्रिटेन में सामान्य उद्देश्य और अमेरिका में विषयवार गठन। मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटेन में जो समितियों का गठन किया जाता है वह सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। अर्थात वहाँ वास्तविक रूप में समितियों को नाम दे दिया जाता है ABCD। उसके बाद में विधेयक को किसी भी समिति के पास में भेज दिया जाता है, जबकि अमेरिका में विषयवार समितियों का गठन किया जाता है।
जो विषय जैसा होता है उससे संबंधित जो समिति होती है उस समिति के पास में ही उस विधेयक को भेजा जाता है। तो यह भी अंतर इन दोनों में पाया जाता है। अगला छठा है, ब्रिटेन में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अधिक, अमेरिका में कम। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य के लिए समितियां गठित की जाती हैं, विषयवार समितियां गठित नहीं की जाती हैं। इसलिए ब्रिटेन में कुछ विशिष्ट समितियों का गठन किया जाता है, जबकि अमेरिका में विशिष्ट समितियों का गठन अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ समितियों का जो गठन होता है वह विषयवार पहले ही कर दिया जाता है कि भाई इस विषय से संबंधित जो विधेयक होंगे इस समिति के पास में भेज दिए जाएंगे। इसलिए ये अंतर है कि ब्रिटेन में विशिष्ट समितियों का प्रयोग अधिक होता है, जबकि अमेरिका में विशिष्ट समितियों का प्रयोग बहुत कम होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अंतर क्या है? सातवां, बहुत महत्वपूर्ण है ये, विधेयकों को सदन के पास भेजने के समय में अंतर। अब ये देखिएगा, जो ये सातवां अंतर है ना भाई, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। अब गलती नहीं करनी है। क्या? विधेयकों को सदन के पास भेजने के समय में अंतर। ध्यान दें, विधेयकों को सदन के पास भेजने के समय में अंतर। क्या अंतर है? इस संयुक्त राज्य अमेरिका में तो वास्तविक रूप में जो विधेयक होता है उस विधेयक को समितियों के पास में प्रथम वाचन के बाद में भेज दिया जाता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में विधेयक प्रस्तावित किया जाता है सबसे पहले। मैं भाई अगर वित्त विधेयक है तो प्रतिनिधि सदन में, अन्यथा दोनों में से, मतलब प्रतिनिधि सदन और सीनेट में दोनों में से किसी के पास में भेजा जाएगा, जिससे कि प्रथम वाचन कहा जाता है। और प्रथम वाचन पूरा होने के बाद में विधेयक को समितियों के पास में भेज दिया जाता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में पहले 2 वाचन पूरे हो जाते हैं, 2 वाचन पूरे होने के बाद में जो है विधेयक को समिति के पास में भेजा जाएगा। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, द्वितीय वाचन, ये समिति स्तर द्वितीय वाचन के बाद में भेजा जाएगा ब्रिटेन में। जबकि अमेरिका में प्रथम वाचन या विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, इसे प्रथम वाचन कहते हैं, इसके बाद में समिति के पास में भेजा जाएगा। मतलब अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद में ही समिति के पास में विधेयक को भेज दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में 2 वाचन पूरे होने के बाद में विधेयक को समिति के पास में भेजा जाता है। यही हो गया विधेयकों को सदन के पास भेजने के समय में अंतर, जो कि एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। 8वां अंतर क्या है? समझें। सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक संबंधी अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक संबंधी कोई अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में कार्यपालिका विधेयक को कांग्रेस में प्रस्तुत नहीं करती है, जबकि ब्रिटेन में सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक में अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वास्तविक रूप में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के द्वारा विधेयक को व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये हो गया सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक संबंधी अंतर। यह भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। 9वां है संचालन समिति संबंधी अंतर। भाई ये संचालन समिति संबंधी अंतर और नियम समिति संबंधी अंतर, मतलब वास्तविक रूप में यहाँ जो अंतर आ रहा है इसका भावार्थ ये है कि संचालन समिति और नियम समिति संबंधी अंतर भी ब्रिटेन और अमेरिका में पाया जाता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में, क्या कह रहा हूँ, ब्रिटेन में संचालन समिति और नियम समितियां अलग से गठित नहीं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वहाँ व्यवस्थापन संबंधी कार्य का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा कर लिया जाता है।
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और पूरी दुनिया में किसी भी देश में जहां कहीं भी मंत्रिमंडलात्मक या संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा ही विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है और उसी के द्वारा उसे जो है व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए संचालन समिति और नियम समितियों के द्वारा अमेरिका में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के द्वारा ही कर लिया जाता है। इसलिए ब्रिटेन में संचालन समिति और नियम समितियां गठित नहीं की जाती हैं, जबकि अमेरिका में, देखो समझना है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन समितियां भी गठित की गई हैं और नियम समितियां भी गठित की गई हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। किस नाम से? अमेरिका में समिति व्यवस्था, कार्य, महत्व, प्रकार और दोष। कितने प्रकार की समितियां अमेरिका में पाई जाती हैं आप इस वीडियो में देखिएगा, मैंने अलग से अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में विधेयकों का प्रारूप तैयार क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण व्यवस्थापन कार्यों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विधेयकों को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत नहीं करती, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कार्य करने के लिए अलग से समिति, संचालन समिति और नियम समिति, क्या कह रहा हूँ, संचालन समिति और नियम समिति गठित की गई है। क्या कह रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में व्यवस्थापन कार्य का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण मंत्रिमंडल विधेयकों का प्रारूप तैयार नहीं करती है, न ही विधेयकों को व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस में प्रस्तुत करती है। इस कारण व्यवस्थापन कार्य का संचालन मंत्रिमंडल नहीं करता है और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में इस व्यवस्थापन कार्य का संचालन ठीक से किया जाए, इसके लिए वहां संचालन समिति और नियम समिति गठित की जाती हैं। इसलिए आप कहेंगे कि ब्रिटेन में संचालन समिति और नियम समिति गठित नहीं की गई है, मतलब ब्रिटेन में संचालन समिति और नियम समितियां नहीं हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन समिति और नियम समितियां मौजूद हैं। कहाँ? अमेरिका में संचालन समिति और नियम समितियां मौजूद हैं, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में है। ठीक है, ये हो गया अमेरिका तथा ब्रिटिश समिति व्यवस्था की तुलना। आप इसे ठीक से समझिएगा, एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आशा करता हूँ आप संयुक्त राज्य अमेरिका की समिति व्यवस्था और ब्रिटेन की समिति व्यवस्था में क्या अंतर है इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।